जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज़। मैं विजय खौसे। अ, मैं इस वक्त नागपुर में हूँ और नागपुर में मेरे साथ जो है किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ऐसी एक बड़ी शख्सियत मेरे साथ में है। मैं उनका परिचय देना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है भानु प्रताप सिंह जी मेरे साथ में है और ख़ास करके आज जो है नागपुर में ऐतिहासिक इंदौरा मैदान में जो है ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़ा सम्मेलन है। उसी सम्मेलन को संबोधित करने के लिए लॉयर भानु प्रताप सिंह जी यहाँ पर आए हैं। सर, आपका WH न्यूज़ पे स्वागत है। थैंक यू। सर, क्या बताना चाहेंगे? लगातार ईवीएम को लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हो। दिल्ली में भी आपने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं, उसके बावजूद भी ईवीएम के ऊपर में सरकार ध्यान नहीं दे रही। देखिए, सरकार के ध्यान न देने का जो कारण है वो ये है कि सरकार बन ही ईवीएम के माध्यम से रही है। तो जो जिस तरीके से बन रही है उसे खत्म क्यों करेगी, उस पर ध्यान क्यों देगी, हमारी बात क्यों सुनेगी। लेकिन अब ये बात पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है कि ईवीएम में बहुत जबरदस्त तरीके से घोटाला है और ईवीएम, वीवीपैट, ये सब जो है एक तरह से इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का एक तरीका है। जैसे आप देख रहे होंगे, मैं 2-3 आपको इंटरव्यू बताता हूं। हम लोग तो लगातार बोल ही रहे हैं, पर मैं 3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। एक तो अगर आप देखें सेम पित्रोदा साहब, सेम पित्रोदा स्वर्गीय राजीव गांधी के तकनीकी सलाहकार रहे। इस देश में संचार क्रांति के एक तरह से सूत्रपात उन्होंने ही किया। आज जितना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, साथ में कंप्यूटर लेके आए, वही लेके आए। इंजीनियर हैं और शिकागो में रहते हैं और राहुल गांधी के जो ओवरसीज के जितने भी प्रोग्राम है उनको सारा कंडक्ट करते हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी हो सकती है और विपक्षी दलों को मिलकर ईवीएम का विरोध करना चाहिए और सड़क पर आकर विरोध करना चाहिए और किसी भी हालत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना चाहिए। मैं समझता हूं ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब से पहले ये बात कभी सामने नहीं आई थी। एक और सज्जन है माधव देश पांडे, जो ट्यूलिप सॉफ्टवेयर है उसके सीईओ हैं और साथ में ओबामा प्रशासन के दौरान ओबामा के तकनीकी सलाहकार रहे हैं। उनका जो कहना है, उन्होंने तो बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत सरल भाषा में, करण थापड़ जी ने जो उनका इंटरव्यू लिया, फिर आरफा खानम शेरवानी जी ने द वायर पे इंटरव्यू लिया, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि किस किस तरह से गड़बड़ी होती है और इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। और इलेक्शन की जो सबसे बड़ी चीज है वो जो संविधान का अनुच्छेद 324 है, आर्टिकल 324, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। यही उसका काम है और इसी के लिए उसको इतनी ज्यादा पावर दी गई है कि कोई उसे छू नहीं सकता, कोई उसकी पावर्स कम नहीं कर सकता, उसकी सैलरी कम नहीं कर सकता और जब तक उसका टेन्योर रहेगा उस टेन्योर में उसे कोई कहीं हटा नहीं सकता। हटाने की प्रक्रिया भी एक जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, वो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन को हटाने की। और यही नहीं, एक और सेफगार्ड कि किसी भी तरह से वो सरकार के साथ मिल ना जाए, सरकार के लिए काम न करने लगे, संविधान के प्रति जिम्मेदारी निभाए, उसके लिए एक और उसमें बहुत स्ट्रांग प्रोविजन किया गया है कि रिटायरमेंट के बाद में इलेक्शन कमीशन को कोई पद किसी भी जगह नहीं दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक को भी उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपने देखा, जैसे सीजीआई रंजन जो है वो राज्यसभा के मेंबर बन गए और भी बहुत से सीजीआई हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होने के बाद में ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर, चेयरमैन, जन क्या क्या, गवर्नर वगैरह जो बन जाते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को यह नहीं है। ये सब क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर काम करे और इस देश में जो भी 18 साल का व्यक्ति हो गया, 18 वर्ष जिसकी उम्र हो गई है और जो व्यक्ति 18 से ऊपर का इस देश में जिंदा है, उन सबकी वोट वोटर लिस्ट में हो और वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। ये चीजें अब आ रही हैं। एक चीज और जो मैं बता रहा हूं कि सरकार क्यों नहीं बोल रही है। क्यों बोलेगी सरकार? सरकार जिन कंपनियों से, या यूं कहो कि इलेक्शन कमीशन जिन कंपनियों के माध्यम से ईवीएम और वीवीपैट मशीनें हासिल करता है, वो
किसकी कंपनी है? वो दोनों ECIL हैदराबाद यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, सरकार की, भारत सरकार की कंपनी है। इसी के साथ साथ BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, और BEL जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। तो एक तो भारत सरकार की है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। यहां सबसे बड़ी जो खतरनाक बात है BEL में, जो बेंगलोर में है, वो ये है कि इसके जो 7 डायरेक्टर हैं जो इस कंपनी को होल्ड करते हैं, कंपनी का कंट्रोल जिनके पास है, उन 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं। तो जब किसी पार्टी के पदाधिकारी उस कंपनी में डायरेक्टर हैं, उसको होल्ड करते हैं, जो कंपनी ईवीएम बनाती है, जो वीवीपैट बनाती है, और उस ईवीएम और वीवीपैट के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो करती है, साथ में जो चिप होती है उसके साथ में उसको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है वो सारी चीजें करती है, और सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड जो मेन चीज है इस सब को डेवलपमेंट करती है। तो जब पार्टी ही, यानी जो पार्टी सरकार में है वो पार्टी ही मशीनें बना रही है, सो इलेक्शन कौन जीत के आएगा और वो पार्टी या वो सरकार ईवीएम का विरोध कैसे करेगी? और देश में मैं समझता हूं न केवल सुप्रीम कोर्ट को केवल इसी बात पर सुमोटो एक्शन लेके ईवीएम को बैन कर देना चाहिए, बल्कि हाई कोर्ट्स के अंदर भी, इस देश की जितने भी हाई कोर्ट हैं, इस सब के बात तो वहां भी सवाल उठने चाहिए। और ये जो बात मैं कह रहा हूं ये केवल मेरी कहने की बात नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सीनियर IAS ऑफिसर रिटायर हुए हैं और सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी रहे। सेक्रेटरी से ऊपर तो कोई पोस्ट होती नहीं, IAS ऑफिसर सेक्रेटरी लेवल पर रिटायर होके मिस्टर EAS शर्मा, उन्होंने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि भाई बीजेपी के लोग जो हैं जिनको आपने बैठा रखा है, इस तरह से कैसे चुनाव जो है यहाँ पे फ्री एंड फेयर होगा। सो इन सारी चीजों की वजह से सरकार इसको नहीं हटाएगी, सरकार इसके विषय में नहीं बोलेगी। निश्चित रूप से ये जो सवाल जो है, ये मामला जो है चुनाव आयोग का मामला है। ईवीएम को हटाना तो चाहे तो चुनाव आयोग हटा सकता है। तमाम जो सारी चीजें उनके पास बताने के बाद भी लगातार आप ईवीएम को लेकर बात करते रहते हैं, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग उसके ऊपर में ध्यान नहीं दे रहा है, और चुनाव आयोग ईवीएम पे ही चुनाव लेने के लिए बात करती है। नहीं, चुनाव आयोग बेसिकली कहने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उसके अनुसार तो वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से किसी व्यक्ति विशेष का, किसी पार्टी विशेष का, किसी सरकार का अगर गुलाम हो जाए तो फिर गुलाम तो गुलाम जो है मालिक का हुक्म बजाता है। तो आज की तारीख में जो इलेक्शन कमीशन है वो सरकार का, प्रधानमंत्री का जो है वो हुक्म बजा रहा है और उनके लिए काम कर रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि 6 जनवरी को हमने दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ा प्रोग्राम किया और उसमें हमने बाकायदा वीवीपैट और ईवीएम का जो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया और बताया कि किस तरह से इसमें गड़बड़ी होती है। वो सारी चीजें हमने दिखाया और उसके बाद से इलेक्शन कमीशन की बौखलाहट देखिए कि सरकार ने इलेक्शन कमीशन को कह के और 40,000 जो है वैन जो पूरे देश भर में ईवीएम को ले लेके जगह जगह वो प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। जबकि उससे पहले 5 जनवरी को हमने उनको ऑलरेडी कहा कि आप हमें दो, हम बताएंगे कि कैसे गड़बड़ी होती है, हम आपको पूरी देश में दिखाएंगे। 50 मशीनें आप हमें दो, आप अपने कमरे की बात कर रहे हो, हम कह रहे हैं पूरे देश में मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने हम सारा सबको बताएंगे कि कैसे गड़बड़ी होती है, लेकिन हमें नहीं दी। 6 तारीख को हमने प्रदर्शन किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन चारों तरफ मशीनें लेके भाग रहा है। सो इलेक्शन कमीशन नहीं है अब वो बीजेपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी। ऐसा अगर इलेक्शन कमीशन करता है तो ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नहीं, मैं समझता हूं इस देश की जनता को अब समझ जाना चाहिए, इसके बाद में कुछ रहा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं, एक पार्टी विशेष का या देश के प्रधानमंत्री का गुलाम है। और अगर वो एक प्रधानमंत्री की गुलामी कर रहा है, सरकार की गुलामी कर रहा है, तो देश में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कैसे होगा? और इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं होगा तो आप चाहे जिसको वोट देते रहिए, जिसको चुनना चाहे वो चुन के आएगा ही नहीं, जिसे आप चुनना चाहते हैं वो सरकार बनेगी ही नहीं। सो होगा क्या कि यही लोग उस सत्ता पर काबिज रहेंगे और जिस मकसद के लिए ये लोग काम कर रहे हैं,
ये उस मकसद को पूरा करने के लिए देश को तबाह करेंगे। नहीं, इस मुद्दे को लेकर जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, तमाम जो देश की पार्टियां हैं, उन्होंने भी आवाज उठाना चाहिए। जिस तरह से बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं आवाज नहीं उठा रही है, जन आंदोलन खड़ा नहीं कर रही है, इसलिए सरकार को क्या लगता है कि हमारा कुछ कोई कर नहीं सकता? नहीं, मैं समझता हूं सरकार को, देखिए ऐसा नहीं है वो पार्टियां नहीं उठा रही हैं तो उससे बहुत ज्यादा फर्क सरकार पे पड़ता हो ऐसा मुझे नहीं आ रहा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं आपको कि राहुल गांधी हैं, भाई सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की कांग्रेस, और राहुल गांधी हैं, न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप पूरे देश का चक्कर काट लीजिए, आपके साथ में लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, 2, 4, 6,000, 5,000, 10,000 हो जा रहे हैं, 20,000, 50,000 हो जा रहे हैं। क्या उससे आपकी इस बात की गारंटी हो जाएगी आप जीत जाएंगे? नहीं गारंटी है ना। गारंटी तो तभी होगी जब इलेक्शन यहां पे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, पारदर्शी चुनाव होगा। लोग वैसे ही विपक्ष को वोट देने को तैयार है, कांग्रेस को वोट देने को तैयार है। कांग्रेस का वोट वैसे ही अपने आप ही करीब 4 से 5 करोड़ बढ़ चुका है। पहले 12 करोड़ था, अब 17-18 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन आप उन वोटों को रखाओगे तब ना, लोग तो आपको वोट ही दे रहे हैं। पहले भी आप 2019 के चुनाव में देखिए कि 37-38% वोट जो है बीजेपी के पास था, बाकी जो 62% वोट है देश का वो तो विपक्ष के पास था ना। अब ये विपक्ष इकट्ठा जिस तरह से हो रहा है, कुछ लोग चले गए, उससे मैं नहीं समझता कि कोई फर्क पड़ा। सर, मैं और एक सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरीके से विपक्ष ने ये सवाल उठाना चाहिए और विपक्ष ने ये जन आंदोलन ईवीएम के खिलाफ में खड़ा करना चाहिए, वो ऐसा इस देश में होते नहीं दिख रहा है। नहीं, विपक्ष को देखिए, विपक्ष को बहुत मजबूती के साथ में इसको उठाना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, विपक्ष की ही सही मायने में तो उसी की जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष इस बात को समझ नहीं रहा, और तब भी नहीं समझ रहा कि जब इतने सबूत लगातार सामने आ रहे हैं, इतनी सारी चीजें सामने आ रही हैं, और सोशल मीडिया पर इस बार जबरदस्त तरीके से हो रहा है, और कितने जबरदस्त तरीके से ईवीएम का मुद्दा लगातार उठ रहा है। आप समझ लीजिए कि मोदी का राम मंदिर का मुद्दा भी पीछे चला गया है, इस तरह से ईवीएम का मुद्दा लगातार उठ रहा है। सो उनको आना चाहिए। अब जैसे मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी को आना चाहिए। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं। अरे आपको भाई, तो ये देश वैसे ही वोट दे रहा है, आपकी वोटों का ग्राफ ऑलरेडी इतना, जैसे मैंने बताया, कि बढ़ चुका है। आपको पहले 12 करोड़ वोट देश में थे, अब आपको 17-18 करोड़ वोट हैं। आप उनको संभालिए ना, आप उनको संभालिए। वो जो चुराई जा रही है, आप उस चोरी को रोकिए। आप रोक नहीं पाए। 3 राज्यों में आपकी बनी हुई सरकार उन्होंने छीन ली आपसे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन्होंने छीन ली। और उसके छीनने के बाद में आप चुप बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको मोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है विपक्ष को, कि जब कांग्रेस को जो पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, उस पोस्टल बैलेट की गिनती में मध्य प्रदेश में 230 कुल सीटों में से 199 सीट्स पर वो आगे चल रही है। सो ईवीएम की गिनती में कैसे उलट हो जाएगा? बिल्कुल ये चीज समझ में नहीं आ रही। और यही चीज 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, तो कुल 403 विधानसभा सीटों में से जो काउंटिंग के समय पोस्टल बैलेट की गिनती थी, उसमें 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी। और उसके बाद में जब चुनाव पूरा, मतलब रिजल्ट आया है ईवीएम की वोटों की गिनती के बाद में, तो समाजवादी पार्टी 121 के लगभग में सिमट गई, और वो 250 से भी ज्यादा सीटें लेकर सरकार बना ली बीजेपी ने। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा? सो विपक्ष को इकट्ठा होकर ये करना चाहिए। और जैसे मैंने पहले आंदोलन दिया, अरे भाई आप चलो, आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, आप हमारी बात नहीं मान रहे, सेम पित्रोदातो कांग्रेस की अगर बात कहूं तो वो तो कांग्रेस के ही व्यक्ति हैं, और इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, टेक्निकल व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं। वो कह रहे हैं कि ईवीएम के मुद्दे को लेकर विपक्ष को इकट्ठा होकर आवाज उठानी चाहिए, सड़क पर आंदोलन करना चाहिए, पूरी तरह से ही जो मतलब लड़ाई लड़नी चाहिए। तब भी नहीं समझ में आ रही। तो विपक्ष अगर नहीं उठाएगा, सो विपक्ष भी देश की तबाही में उतना ही जिम्मेदार होगा जितना देश का प्रधानमंत्री और मोदी सरकार होगी। निश्चित रूप से सरकार जो है ईवीएम को हटाना नहीं चाहती, और चुनाव आयोग भी जो लगातार मांग होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दी है कि ईवीएम नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ईवीएम को हटाने को तैयार नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, और मैं तो कहता हूं सुमोटो लेना चाहिए, कि उसमें किसी की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर सुमोटो भी नहीं लेते हैं
तो भी आज की तारीख में 2 पिटीशन बहुत अच्छी पड़ी हैं। एक पिटीशन है एडीआर ने, एडीआर को अभी आप जानते हैं कि एडीआर ने जो पिटीशन लगाई, अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पिटीशन थी वो भी एडीआर की पिटीशन थी, सीपीआई की थी, सीपीआई की पिटीशन थी वो। तो ये पिटीशन ऑलरेडी एक पड़ी है ईवीएम को लेकर, और इससे बढ़िया पिटीशन अब तक कोई भी पड़ी नहीं है। सारे सबूतों के साथ उन्होंने पिटीशन लगाई है, सुनवाई हो चुकी है, उस पर केवल जजमेंट आना है। मैं समझता हूं बिल्कुल सहज समय रहते जो सुप्रीम कोर्ट को उसे डिसाइड करना चाहिए, और ईवीएम का जो प्रयोग है उसको पूरी तरह से बंद करना चाहिए। आपकी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को पूरी तरह से कुचला जा रहा है, और आप ही उसके संरक्षक है, आप ही संरक्षण नहीं करेंगे उसका, तो कैसे बात बनेगी। और इसके साथ में एक जो पिटीशन पड़ी है मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए, और जिस दिन चुनाव हुए उसी दिन से 14,000 वहां पर कंप्लेंट उस इलेक्शन के संबंध में इलेक्शन कमीशन को दी गई, जिनको उसने डिसाइड नहीं किया और काउंटिंग करा के और इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। वो भी पिटीशन जो हमारे साथी नरेंद्र मिश्र हैं उन्होंने डाल रखी है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी पड़ी है, उसमें भी आर्गुमेंट कंप्लीट हो चुकी है, उसको भी डिसाइड होना है। तो ये जो 2 पिटीशन है इनको डिसाइड करके मैं समझता हूं कोर्ट इस देश के संविधान को बचा सकती है, लोकतंत्र को बचा सकती है, और वो बचाना पड़ेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। और अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है तो मैं तो यही मान सकता हूं कि देश की जनता से इतना निवेदन करूंगा, सब लोग मिलकर सड़क पर आंदोलन कीजिए, जन आंदोलन बनाइए। हम उसी के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं कोई किसी तरह का दबाव है, कोई प्रेशर है, कोई दिक्कत सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो वो उस दबाव से मुक्त हो जाए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए काम कर सके। तो जन आंदोलन आज की तारीख में सबसे बड़ी जरूरत है, और इसी सिलसिले में मैं यहां पर आज नागपुर में हूं, जो इंदौरा मैदान में अभी मीटिंग होने वाली है, शाम को बड़ी मीटिंग होने वाली है ईवीएम के मुद्दे को लेकर। ईवीएम के खिलाफ जबरदस्त तरीके से महाराष्ट्र में उबाल है, इसीलिए मैं यहां पर आया। सर आखिरी सवाल, अभी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, और जो पक्ष की बात जो अभी आ रही है कि अब की बार 400 पार ये कह रहे हैं ऐसा, तो क्या लगता है, मान लो इस बार के चुनाव में वो 400 पार अगर होती है तो अगला चुनाव जो आने वाला है 29 का, क्या 29 का चुनाव होगा? नहीं, 29 का नहीं, कोई चुनाव नहीं होगा। आप लिख लीजिए, ये जो 400 पार या 370 और एनडीए 400 पार, ये जो सारी चीजें कही जा रही है, ये केवल इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो चुनाव ईवीएम से कराएंगे तो वो ईवीएम में जैसा चाहे वैसा रिजल्ट लेके आ जाएंगे। पूरी गड़बड़ी, मतलब लूट होती है उनकी जो है, सारी चीजें पूरी तरह से अब शीशे की तरह साफ हैं, सब सिद्ध हो चुके हैं। अगर चुनाव ईवीएम से हुआ तो निश्चित रूप से मोदी को कोई नहीं हरा पाएगा, और अगर यह चुनाव ईवीएम से हुआ, मोदी के जीतने के आने के बाद 1 साल के अंदर अंदर इस देश में जो तबाही होगी वो लोगों की कल्पना से बाहर है। मैं बार बार लोगों को कह रहा हूं, चिता रहा हूं, इस बात को समझ लें, आपकी नस्लें और फसलें तबाह हो जाएंगी, पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। चुनाव इस देश में कोई होगा नहीं, लोकसभा तो छोड़ो, ना लोकसभा का होगा ना विधानसभा का होगा, कोई चुनाव इस देश में होगा नहीं। और साथ में जो हालात होंगे, मणिपुर पिछले 3 मई से लगातार चल रहा, हम सब देख रहे हैं किस तरह की तबाही हो रही है, सिविल वार वहां पर शुरू हो गई है, लोग हाथों में हथियार लेके अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। यह नजारा आपको पूरे देश में दिखेगा अगर मोदी इस बार जीत के आ गया ईवीएम से तो, और ईवीएम अगर हट गई तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मोदी 40 सीटें जीत के नहीं आ सकेगा, भाजपा 40 सीटें जीत के नहीं आ सकेगी। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह जी, जो आज नागपुर के इंदौरा मैदान में बहुत बड़ी ईवीएम को लेकर एक मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग को संबोधित करने के लिए दिल्ली से नागपुर सर आए हैं। और उन्होंने अहम बात कही है कि यदि मान लो 2024 में यदि मोदी सरकार आती है तो आने वाले चुनाव नहीं होंगे, इसलिए तमाम जो देश के लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, अब वो ईवीएम के खिलाफ में खड़े हो जाए, और अभी अगला चुनाव जो होगा वो बैलेट पेपर पर ही होना चाहिए। इसी मांग को लेकर तमाम जो ये लोग हैं देश में आवाज उठाना चाहिए, यही भानु प्रताप सिंह सर ने यहाँ पर कहा है। देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।